यहाँ से अगर आप इनविटेशन लेना चाहते हैं कनाडा से, कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं वो भी आपको मालूम हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। 3 इंपॉर्टेंट टाइज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। पासपोर्ट के लिए एक ज़रूरी बात यह है कि उसकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के वक्त कौन सी मिस्टेक्स की जाती हैं जिस वजह से विज़िट वीज़ा एक्सेप्ट नहीं होता, और ऐसी कौन सी खामियां हैं जिन पे काम करना चाहिए और उनको बेहतर करना चाहिए ताकि विज़िट वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हों। और आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि कितनी आपके पास बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और किस तरह अप्लाई करना चाहिए, और आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर एजेंट को पैसे नहीं देना चाहते या एजेंट आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, वैसे आपको खुद ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि मेरे एक जानने वाले, उन्होंने विज़िट वीज़ा अप्लाई किया, सब कुछ उनका ठीक था, लेकिन उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। जब उन्होंने दोबारा से देखा तो मालूम पड़ा कि वो जो उनकी ट्रैवल डेट्स हैं वही गलत डली हुई हैं। कंसल्टेंट तो अपने पैसे लेने होते हैं, बाद में उन्होंने कहा कि ओह जल्दी, सॉरी जी, जल्दी में हमें मालूम ही नहीं पड़ा, तो ये हो गया। तो आप खुद अपने बारे में बेहतर जानते हैं, आप आराम से ठंडे दिमाग से आप खुद अपना सारा प्रोसेस फिल करें और अप्लाई करें। और क्योंकि आपको मालूम है कि किस डेट को आपने जाना है, किस डेट को वापस आना है, और आपको अपने बारे में मालूमात ज़्यादा है बजाय इसके कि एजेंट तो पैसे लेगा और सिर्फ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करेगा। तो आपने खुद कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वो भी आपको मालूम हो जाएगा। और इन्विटेशन कहाँ से लेना है, यहाँ से अगर आप इन्विटेशन लेना चाहते हैं कनाडा से, तो वो कैसे मिल जाएगा वो भी आपको मालूम हो जाएगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं वो भी आपको मालूम हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा, और स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। सबसे पहले जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आपने अपनी टाइज पे काम करना है। 3 इंपॉर्टेंट टाइज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। पहले नंबर पे है सोशल टाइज, दूसरे नंबर पर है फैमिली टाइज, और तीसरे नंबर पर है आपकी बिजनेस टाइज। सबसे पहले सोशल टाइज की बात करते हैं। सोशल टाइज की आप जिस भी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर आपका एक प्रोफाइल है, एक पोर्टफोलियो है। और ज़ाहिर है अगर आप कहीं किसी फलाह के लिए काम करते हैं, किसी एनजीओ के साथ हैं, तो अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर आप ज़ाहिर है कहीं ना कहीं आप इनवाइट ज़रूर हुए होंगे, कोई भी इवेंट है, कहीं पे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई इवेंट कर रही है, या आप एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तो ज़ाहिर है आपकी कहीं ना कहीं एंगेजमेंट ज़रूर रहती है। तो वो एंगेजमेंट आपके सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आपने अपलोड ज़ाहिर की होगी। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि अपने आप को उन्होंने सोशल मीडिया पर ही इतना महदूद किया होता है, रिक्वेस्ट वो सेंड कर रहे होते हैं लेकिन उन्होंने खुद को लिमिट किया होता है। तो आपका जो वो रोल है उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होता है कि एटलीस्ट आपकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा मालूम हो जाता है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है। और सोशल मीडिया पे आपका एक न्यूट्रल ओपिनियन होना चाहिए। यानी आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं, आप वहाँ के इंचार्ज हैं, और वहाँ पे जो गैदरिंग है, गेट टुगेदर है, तो उसकी पिक्चर होनी चाहिए। यानी वो चीज़ रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, जो चीज़ आप बयां कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि वाकई आप हकीकत में, ज़ाहिर आपका कहीं ना कहीं रोल है और सोसाइटी में आपका किरदार है, और सोसाइटी भी आपको एक्सेप्ट कर रही है आपके किरदार की वजह से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपकी सोशल टाइज इस तरह से आपने शेयर करनी है कि आप जो भी काम करते हैं, एक कैपेसिटी में आप काम करते हैं, और आपका एक सोसाइटी में एक रोल है, और उसका एक सोशल मीडिया पे भी रिफ्लेक्शन आना चाहिए। उसके बाद आते हैं फैमिली टाइज की तरफ। फैमिली टाइज में कुछ लोग ये करते हैं कि एफआरसी लगा के सिर्फ अपनी मियाँ बीवी बच्चों का लगा देते हैं, लेकिन नहीं, साथ में अपने पेरेंट्स का भी लगाना है। ठीक है, पूरी फैमिली के बारे में बताना है कि मेरे इतने बहन भाई हैं, वालिदैन हैं और बीवी बच्चे हैं। फैमिली टाइज क्यों ज़रूरी हैं? फैमिली टाइज इसलिए ज़रूरी हैं कि आपने वापस आके, ये जो फैमिली है आपकी, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, ये डिपेंडेंट हैं। ये आप आएंगे तो गुजारा चलेगा ना, आप आएंगे यानी आप पे ही डिपेंड करता है। आप जब वापस आएंगे अपना ट्रिप पूरा करके, टूर पूरा करके, क्योंकि आप यहाँ पर विजिट पे आ रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आप मुकम्मल करके जब वापस जाएंगे तो ज़ाहिर है आपका गुजारा चल सकेगा। यानी फैमिली टाइज में आपने ये शो करना होता है कि आपने वापस आना ही, आपके पीछे फैमिली है जो आपका इंतज़ार करेगी। फैमिली टाइज इस तरह से आपने शो करनी है, और आप एफआरसी में आपने लगानी है अपनी वाइफ और बच्चों से मुताल्लिक, और अपने पेरेंट्स से मुताल्लिक, और अपने बहन भाइयों का एक ट्री पूरा शो करना है। और इस तरह से आपने अपनी फैमिली टाइज को शो करना है। अब आते हैं बिजनेस टाइज की तरफ। बिजनेस टाइज या जॉब आपको करते हैं, तो आपकी जो इनकम है वो आपने शो करनी है बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए, और वो बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए मैच करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी इनकम कुछ और कह रही है और बैंक स्टेटमेंट आप कुछ और कह रही है। इसमें बैंक स्टेटमेंट का भी एलिमेंट आता है। जो लोग आप पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, तो बैंक स्टेटमेंट आपकी जो भी सैलरी आ रही है वो आपके बैंक में आ रही है,
और वो उसी तरह से आपने शो करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करने से 1 हफ़्ता पहले आपने 10 लाख डाले और अप्लाई कर दिया, और वो तो सीधा-सीधा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आपके वो पैसे कहाँ से आए, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो सोर्स ऑफ इनकम आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? आपकी जो भी सैलरी है या जो बिज़नेस कर रहे हैं, उसकी ट्रांज़ैक्शन वो चीज़ें मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 लाख आपने डाल दिया और अप्लाई कर दिया, खुश हो गए आपके, यार मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए आए हैं, वो कहाँ से आए हैं आपको मालूम ही नहीं है। तो ऐसे में वो सीधा-सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपकी जो सैलरी आ रही है, जो इनकम आ रही है, बिज़नेस है, वो स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करनी चाहिए। तो इस तरह से आपने बिज़नेस टाइज़ शो करनी है, या आपकी जो भी जॉब है उसको आपने इस तरह से डिफ़ाइन करना है। उसके बाद आ जाते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए। ज़ाहिर है पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के लिए एक ज़रूरी बात यह है, कुछ दोस्त कहते हैं जी कि जब आप कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप नया बना के अप्लाई कीजिए, नया अप्लाई करें, क्योंकि वो 10 साल का होगा तो आपका वीज़ा 10 साल का ग्रांट हो जाएगा। मैं इससे इख्तिलाफ़ करूँगा। मैं कहूँगा कि नहीं, आपके पास जो पासपोर्ट है उसी से अप्लाई करें, क्योंकि अगर एक पासपोर्ट है उस पे आपके पहले से वीज़े लगे हुए हैं और आप नया पासपोर्ट दे रहे हैं, उसकी अभी वैलिडिटी है, तो ज़ाहिर है वीज़ा ऑफिसर को ये बात समझ में आएगी कि आपने नया पासपोर्ट क्यों बनवाया है। पहले से एक पासपोर्ट होने के बावजूद उसकी अभी मियाद है, एक्सपायर नहीं हुआ, तो जो है उसको एज़ इट इज़ ही करें। आपका जो जितनी भी वैलिडिटी उस पे बाकी होगी 2025 तक है या 24 तक है या 27 तक है, उसी के मुताबिक ही आपको वीज़ा ग्रांट होना है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट दोबारा से अप्लाई कर दीजिएगा विज़िट वीज़ा के लिए। उसके बाद आपने पासपोर्ट और आपका ऑफिस लेटर आपको चाहिए होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ऑफिस लेटर, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं कि मैं बिज़नेस ऑन करता हूं, और उसके अलावा जॉब कर रहे हैं तो एनओसी भी आपको चाहिए होगा। वो आपने सबमिट करना होगा कि आप फ़लाँ डेट से लेकर फ़लाँ डेट तक, ज़ाहिर है आप अभी तक काम कर रहे हैं किसी इदारे में और आपकी ये जॉब है, इस कैपेसिटी में आप ये काम कर रहे हैं, वो आपने डिफ़ाइन करना होता है। और उसके अलावा आपकी एफआरसी हो गई और बैंक स्टेटमेंट आपकी हो गई। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बैंक स्टेटमेंट मैं कहूँगा कि आपके पास कम से कम 10,000 कैनेडियन डॉलर होने चाहिए। अब कुछ दोस्त कहेंगे नहीं जी, हमारा वीज़ा, फ़लाँ बंदे का वीज़ा जो है वो तकरीबन 3,000 कैनेडियन डॉलर थे, उनका वीज़ा लग गया। देखें, लग जाता है, इट डिपेंड्स ऑन लक। और आपको नहीं मालूम कि सिर्फ वो उनके विजिट वीज़ा किस वजह से लगा है, बैंक स्टेटमेंट की वजह से लगा है या किसी और वजह से लगा है। अब किसी ने मुझे बताया कि उनकी फैमिली वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और उनकी बैंक स्टेटमेंट थी 20 लाख रुपए। तो ज़ाहिर है 20 लाख अगर होगी और 5 फैमिली मेम्बर होंगे तो वो चीज़ कैसे डिफ़ाइन होगी, मतलब कैसे जस्टिफाई होगी। तो एक बंदा अगर अप्लाई कर रहा है तो तकरीबन उसके 10,000 कैनेडियन डॉलर उसके अकाउंट में होने चाहिए और वो अपने होने चाहिए। और उसके मुताबिक आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रुपीज़ में कितने हैं, इंडिया में कितने बन रहे हैं, पाकिस्तान में कितने बन रहे हैं, या बांग्लादेश में वो कितने बन रहे हैं, क्योंकि आपका जो एक्सपेंस है उसी तरह से आपने शो करना होता है। और उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं इन्विटेशन लेटर की तरफ। इन्विटेशन लेटर, आप अगर बिज़नेस से मुतालिक आना चाहते हैं, यहाँ से आपको कोई इन्विटेशन चाहिए तो वीडियो आपको मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शो कर दूँगा आपके लिए यूट्यूब पे, और वो आप देख सकते हैं कि आप 2024 के लिए कौन कौन से बिज़नेस इवेंट्स यहाँ पर कनाडा में हो रहे हैं और यहाँ से इन्विटेशन आप कैसे हासिल कर सकते हैं, ताकि बिज़नेस ओरिएंटेड जो भी कोई मीटिंग है जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कराई जा रही हैं उसमें आप शिरकत के लिए आ सकते हैं। वो एक आपके पास वैलिड पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा इन्विटेशन लेटर यहाँ से अगर आपके कोई रिलेटिव यहाँ हैं तो वो ज़ाहिर है आपको भेज सकते हैं और कह सकते हैं कि आप उनके पास आएंगे और उनके पास रहेंगे। और एक तरह से यहाँ से कुछ लोग नोटराइज भी कराते हैं, नहीं भी कराते। और इनविटेशन ज़ाहिर है अगर कोई रिलेटिव है तो तभी आप वो रिलेशन डिफ़ाइन करके ही वो आपको दे सकते हैं। मतलब एक कोई ताल्लुक़ होगा तो कोई आपको इनवाइट करेगा ना। ऐसे नहीं है कि आप 10 साल से किसी को जानते ही नहीं हैं, या यहाँ से कोई बंदा आपको इनविटेशन लेटर भेज दे, कोई लिंक ही नहीं है तो वो लिंक भी डिफ़ाइन करना होता है। और इनविटेशन लेटर ज़रूरी नहीं होता, इसके बजाय आप सिंपल, चूँकि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तो सिंपली आप होटल बुकिंग कराएं, वो ज़्यादा अथेंटिक मेरे ख्याल से होगी कि एक समझ भी आएगा कि आप यहाँ पर आएंगे, होटल में रहेंगे, आप ज़ाहिर पैसे खर्च करने हैं आपने, और आप ज़ाहिर टूरिज़म के लिए आ रहे हैं, टूरिस्ट पॉइंट्स देखने के लिए आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप होटल बुकिंग कराते हैं तो वो भी आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रह सकती है। यानी ये ऑप्शनल है कि आप इन्विटेशन लें या होटल बुकिंग कराएं। और उसके बाद 6 महीने एटलीस्ट आप अपने ऊपर काम करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट को सही तरह से मेंटेन करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करें और जल्दी मत कीजिए, क्योंकि बहुत से जो गलतियां होती हैं या वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं वो जल्दी की वजह से। बंदा सोचता है कि जल्दी जल्दी मैं अप्लाई कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप आराम से
इत्मीनान के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, पूरी तैयारी के साथ अप्लाई करें। आप यहाँ पर अगर ज़ाहिर टूरिस्ट आ रहे हैं तो अपने आप को एज अ टूरिस्ट आपने रिप्रेजेंट करना है। और ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से आप अगर गए हुए हैं, इससे पहले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी आपने शो करनी है कि आप इससे पहले लेट्स से दुबई गए हुए हैं या मलेशिया गए हुए हैं या थाईलैंड या बाकी जिस भी ममालिक में आप गए हुए हैं तो उस बारे में भी आप बयान कर सकते हैं। और फाइनली आपने सब चीज़ें कवर लेटर में डिफाइन करनी होती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कनाडा का विजिट वीज़ा आप खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इनविटेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, वो लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यूट्यूब पर। और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, और मैं यही कहूँगा कि जल्दी मत कीजिएगा, पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, पूरी तैयारी के साथ अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी।